नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है यानी दिल्ली सल्तनत के बारे में दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में दोस्तों हम पढ़ने वाले इल्तुतमिश के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी दिल्ली सल्तनत में दोस्तों कुल 5 वंश हुए हैं, जिनमें से दोस्तों हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ रहे थे। और गुलाम वंश में कुल 11 शासक हुए थे। और पहले अगर शासक की बात की जाए गुलाम वंश में तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का प्रथम शासक था। और साथ ही गुलाम वंश का अगर संस्थापक की बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, जो कि 1206 से लेकर दोस्तों 1210 तक रहा था। और ऐबक के बाद कौन आया था दोस्तों? ऐबक के बाद आया था आराम शाह, जो कि मात्र 8 महीनों तक गद्दी पर रहा था और एक कमज़ोर यानी अयोग्य शासक सिद्ध हुआ था। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर दोस्तों यानी इल्तुतमिश ने दिल्ली के पास एक जगह पड़ती है जोड़ की, वहाँ पर आराम शाह से युद्ध हुआ और आराम शाह को युद्ध में पराजित करके स्वयं गद्दी पर बैठा था इल्तुतमिश। तो इस प्रकार दोस्तों तीसरा शासक कौन हुआ? तो इस प्रकार तीसरा शासक हुआ है इल्तुतमिश। और आज की क्लास में हम इल्तुतमिश के बारे में जानेंगे फुल डिटेल से। अब इल्तुतमिश दोस्तों इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, यानी गुलाम का गुलाम कहा जाता है। अब इसको दोस्तों गुलाम का गुलाम क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ऐबक का गुलाम था। अब ऐबक गौरी का गुलाम था, तो इसीलिए इसको ऐबक गुलाम का गुलाम कहा जाता है। अब दोस्तों जब ये गद्दी पर बैठा तो इसकी उपाधि क्या थी? यानी अमीर ए उल उमरा की इसको उपाधि दी गई थी, क्योंकि यह एक गुलाम था। जब एक गुलाम गद्दी पर बैठेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए इसको एक उपाधि दी गई थी अमीर उल उमरा, इसका गुलाम का टाइटल हटाने के लिए। अमीर उल उमरा का अर्थ होता है दोस्तों ईश्वर की भूमिका रक्षक, याद रखेंगे। यानी इसको उपाधि किस लिए दी गई थी? क्योंकि इसका गुलाम का टाइटल हटाने के लिए इसको उपाधि दी गई थी अमीर उल उमरा की, याद रखेंगे। अब इसके पिता की अगर बात की जाए तो इसके पिता कौन थे दोस्तों? इसके पिता थे ईलम खां, याद रखें दोस्तों। पिता कौन थे इसके? ईलम खां थे, याद रखेंगे। यानी यह राज दरबार से संबंधित नहीं था, बल्कि इसको खरीदा गया था, याद रखें दोस्तों। इसको गुलाम के रूप में खरीदा गया था। और जैसे जैसे ये दोस्तों तरक्की करता गया और इसी प्रकार ये आगे चलकर दिल्ली की गद्दी का शासक बना था, याद रखेंगे। तो इसके पिता कौन थे? ईलम खां थे। और इसने दोस्तों दिल्ली को राजधानी बनाया था, याद रखेंगे। यानी इसने दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था? ये बनाया था इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश से जो पहले शासक थे उनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? उनकी राजधानी हुआ करती थी लाहौर, याद रखेंगे। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, याद रखें दोस्तों। यानी जो इल्तुतमिश है इसको दिल्ली में सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इसने दिल्ली को राजधानी बनाया था और दिल्ली पर शासन किया था, याद रखेंगे दोस्तों। इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब इल्तुतमिश ने दोस्तों एकता प्रथा चलाई थी। अब इल्तुतमिश ने एकता प्रथा चलाई थी। अब ये एकता प्रथा क्या होती है दोस्तों? एकता प्रथा में होता क्या था? यानी जो इसकी सेना में जो सैनिक होते थे उनको सैलरी यानी वेतन की जगह पर एक ज़मीन का टुकड़ा दिया जाता था सैनिकों को, और उनसे कहा जाता था कि तुम इस पर खेती करो और अपने परिवार का पेट पालो। तो यही होती थी दोस्तों एकता प्रथा। इसने दोस्तों वेतन यानी सैलरी ना देकर अपने सैनिकों को इसने एकता देने की प्रथा चलाई थी। तो यही होती थी दोस्तों एकता प्रथा, याद रखेंगे। अब तुर्क चहलगानी दोस्तों इसने तुर्क चहलगानी का गठन किया। तुर्क चहलगानी क्या होता है दोस्तों? जब यह गद्दी पर बैठा था तो इसने देखा कि दिल्ली के आसपास किन किन लोगों का प्रभाव बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार इसने 40 ताकतवर लोगों को एक अपने राज दरबार में बुलाया और उनके 40 सरदारों का एक गठन बनाया, यानी एक संस्था एक गठन का निर्माण किया। और उन 40 सरदारों से कहा कि तुमको मेरे अधीन रहना होगा और तुमको मैं सीधी शक्तियाँ दूंगा, जो कि राज दरबार से सीधी शक्तियाँ मिलेंगी। तो इस प्रकार इसने तुर्क चहलगानी को इसका गठन किया था। अब आगरा में इसने न्याय का घंटा लगवाया था दोस्तों। आगरा में इसने न्याय का घंटा लगवाया था, याद रखेंगे।
इल्तुतमिश के समय का इतिहास दोस्तों, इल्तुतमिश था इसके समय का जो इतिहास है वह किस पुस्तक में लिखा हुआ है? तो तारीख फिरोज शाही में जो है इल्तुतमिश के समय का इतिहास जो है लिखा हुआ है। अब इसके जो तारीख फिरोज शाही, इसके लेखक की अगर बात की जाए तो इसके लेखक थे बर्नी। याद रखें दोस्तों, इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे बर्नी, जिसने जो है तारीख फिरोज शाही को जो है लिखा था। और इसी पुस्तक से जो है इल्तुतमिश के समय के इतिहास के बारे में जो है जानकारी मिलती है। याद रखेंगे। खलीफा से खिलत प्राप्त करने वाला जो है प्रथम सुल्तान था। याद रखें दोस्तों, खलीफा से खिलत प्राप्त करने वाला सुल्तान था दोस्तों इल्तुतमिश जो है सीधे खलीफा से जो है खिलत प्राप्त करने वाला सुल्तान था। याद रखेंगे। अब तराइन का तृतीय युद्ध दोस्तों, तराइन का जो है तृतीय युद्ध जो है हुआ था, यह कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1215 ईस्वी में। यलदोज को जो है इल्तुतमिश ने हरा दिया था दोस्तों। जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था तो इसके लिए जो है 3 व्यक्ति जो है इसके लिए समस्या बनकर जो है उभरे थे। ये कौन कौन थे? यलदोज, कुबाचा और अली मर्दान। दोस्तों कुबाचा और यलदोज से जो है ऐबक ने जो है बहुत चालाकी से जो है इनसे जो है अपने संबंध यानी रिश्तेदारियां कर कर जो है इनको अपने पक्ष में जो है कर लिया था। लेकिन अब ऐबक तो था नहीं, तो ऐबक नहीं था तो इसीलिए जो है इन्होंने भी अपने आप को जो है स्वतंत्र करने की कोशिश की। और इसी प्रकार जो है इल्तुतमिश के खिलाफ जो है ये युद्ध इन्होंने करना जो है शुरू कर दिया। तो इसी प्रकार जो है तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था 1215 ईस्वी में। और इस युद्ध में जो है इसने यलदोज को जो है हराया था इल्तुतमिश ने। और साथ ही फिर लाहौर के पास अली मर्दान और कुबाचा को भी जो है इसने हरा दिया था। अब इनको हराने के बाद जो है इसने जो है इसको शासन करने में थोड़ी आसानी जो है इसको हो गई थी। अब इसकी अगर मुद्रा की बात की जाए, इसने मुद्रा कौन कौन सी चलाई थी? तो जीतल और टंका चलाई थी दोस्तों। इसने तो मुद्राएं चलाई थी जीतल और टंका। अगर जीतल की बात की जाए तो जीतल जो है एक तांबे की मुद्रा हुआ करती थी और टंका जो है एक चांदी की मुद्रा जो है हुआ करती थी। यानी ये दोनों मुद्राएं किसने चलाई थी? ये दोनों मुद्राएं चलाई थी इल्तुतमिश ने। दिल्ली की गद्दी से पहले दोस्तों, यानी जब इल्तुतमिश जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा था तो इससे पहले जो है यह बदायूं का गवर्नर था। याद रखें दोस्तों, बदायूं का गवर्नर था दिल्ली की गद्दी से बैठने से पहले इल्तुतमिश। मकबरा शैली का जनक दोस्तों, मकबरा शैली का जनक किसको कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है मकबरा शैली का जनक। दोस्तों मकबरा क्या होता है? मकबरा यानी इस्लाम धर्म में क्या होता है दोस्तों? इस्लाम धर्म में जो है होता है, यानी जब कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसको जो है दफनाया जो है जाता, यानी इसको जो है कोई दफना दिया गया और इसके ऊपर जो है ये कोई स्ट्रक्चर जो है बना दिया गया है। तो इसी को जो है दोस्तों क्या कहा गया है? इसी को कहा गया है मकबरा। तो भारत में जो है मकबरा शैली का जो है जनक की अगर बात की जाती है तो इल्तुतमिश को ही जो है कहा जाता है मकबरा शैली का जनक। अब भारत का पहला मकबरा कौन सा है जो कि इल्तुतमिश ने बनवाया था? तो भारत का पहला मकबरा है दोस्तों सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जो कि दिल्ली में बनवाया गया था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने जो है इसको बनवाया था। अब इसने जो है किसकी याद में बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने जो है अपने बड़े बेटे महमूद की याद में जो है सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था, जो कि दिल्ली में है। और साथ ही जो है भारत का पहला मकबरा भी है। याद रखेंगे। साथ ही दोस्तों अतारकीन का दरवाज़ा, अतारकीन का दरवाज़ा किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। नागौर राजस्थान में जो है इसको बनवाया गया था। कहाँ पर दोस्तों? नागौर राजस्थान में इल्तुतमिश ने जो है इसको बनवाया था। याद रखेंगे। अब इल्तुतमिश की अगर जाति की बात की जाए तो शमसी जाति का था। याद रखेंगे दोस्तों, यानी इल्तुतमिश की अगर जाति की बात की जाए तो इल्तुतमिश की जाति थी शमसी जाति। याद रखेंगे। इल्तुतमिश का दरबारी कवि दोस्तों, इल्तुतमिश का जो है अगर दरबारी कवि की बात की जाती है तो मिनहाज उस सिराज जो है इसके दरबारी कवि थे और इन्होंने पुस्तक लिखी थी तबकात नासिरी। याद रखें दोस्तों, तबकात नासिरी जो है मिनहाज उस सिराज ने जो है इसको लिखा था। और ये जो है मिनहाज उस सिराज जो है इल्तुतमिश के दरबारी कवि थे। याद रखें दोस्तों, कौन थे? दरबारी कवि थे। याद रखेंगे। अब इल्तुतमिश के अगर मकबरे की बात की जाती है तो दिल्ली में है और इल्तुतमिश ने जो है अपना मकबरा जो है स्वयं बनवाया था। याद रखेंगे। यानी इल्तुतमिश ने जो है अपना मकबरा स्वयं जो है बनवाया था। कहाँ पर? दिल्ली में है। और साथ ही ऐबक के अगर मकबरे की बात की जाए तो ऐबक का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये भी जो है इल्तुतमिश ने ही जो है बनवाया था ऐबक का मकबरा। अब इसकी मृत्यु दोस्तों, इसकी मृत्यु हुई थी 1236 में। याद रखेंगे दोस्तों, इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1236 में जो है इसकी मृत्यु हुई थी। बीमारी के कारण जो है इसकी मृत्यु हुई थी। याद रखेंगे। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को जो है पूर्ण करवाया था। याद रखें दोस्तों।
यानी इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को जो है पूर्ण करवाया था। अब इसने जो है इसको पूर्ण कराने का कार्य जो है किया था। याद रखेंगे दोस्तों, इसको पूर्ण कब कराया था, तो 1231-32 के बीच जो है इसको पूर्ण कराया था कुतुब मीनार को। और इसका अगर कार्य पूछा जाए कि इसका कार्य किसने कुतुब मीनार की जो शुरुआत कराई थी वह किसने कराई थी, तो ऐबक ने जो है इसकी शुरुआत कराई थी अपने गुरु बख्तियार काकी की याद में जो है इसकी शुरुआत जो है की गई थी। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों इल्तुतमिश के बाद कौन आया था, तो रुकनुद्दीन फिरोज आता है इल्तुतमिश के बाद, जो कि इसका बेटा था। दोस्तों यह जो है बहुत ही कमज़ोर शासक जो है सिद्ध हुआ है, जो कि रुकनुद्दीन फिरोज जो है 1236 से लेकर 1236 यानी कुछ ही महीने जो है गद्दी पर रहा था। और माता कौन थी, माता थी इसकी सातुरखान और पिता थे इल्तुतमिश। यानी जो 40 सरदारों का गठन किया था तुर्क चहलगानी का, उन्हीं 40 सरदारों ने मिलकर जो है रुकनुद्दीन फिरोज का जो है शासन जो है गिरा दिया था। और रुकनुद्दीन फिरोज के बाद आई थी दोस्तों रजिया सुल्तान। याद रखेंगे कौन आई थी, तो रजिया सुल्तान जो है रुकनुद्दीन फिरोज के बाद जो है गद्दी पर बैठी थी। यह बैठी थी दोस्तों 1236 से लेकर 1240 तक जो है गद्दी पर रही थी, यानी 3 वर्ष 6 महीने 6 दिन तक जो है गद्दी पर रही थी रजिया सुल्तान। साथ ही तुर्की इतिहास की जो है पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। याद रखें दोस्तों, तुर्की इतिहास की जो है पहली मुस्लिम अगर शासिका की बात की जाए तो रजिया सुल्तान थी। याद रखें दोस्तों। अब रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की जो है बेटी थी। याद रखें दोस्तों, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने जो है दोस्तों बुरखा ना पहनकर जो है इसने रजिया ने जो है कुल्हा यानी टोपी और चोंगा यानी कुर्ता धारण करती थी, यानी बुरखे की जगह जो है कुर्ता और टोपी जो है लगाती थी। याद रखें दोस्तों ये। अब रजिया की अगर मृत्यु की बात की जाए तो रजिया की मृत्यु हुई थी 1240 को जो है कैथल हरियाणा में जो है इसकी मृत्यु करवा दी गई थी। किसके द्वारा, इन्हीं 40 सरदारों के द्वारा जो है रजिया की मृत्यु जो है करवा दी गई थी। याद रखेंगे। अब रजिया के बाद कौन आता है दोस्तों, रजिया के बाद आता है बहराम शाह। बहराम शाह जो है कब से कब तक रहता है, यह रहता है 1240 से लेकर 1242 तक जो है गद्दी पर रहता है। यह भी दोस्तों इल्तुतमिश का पुत्र था और रजिया का भाई था। इसने अपने नायाब मुमलिकात दोस्तों इसको जो है यानी बहराम शाह को जो है इन्हीं 40 सरदारों ने मिलकर जो है गद्दी पर बैठाया था। और इसको कहा था कि तुमको गद्दी पर इस शर्त पर जो है बैठाया जाएगा कि तुमको जो है अपना नायाब मुमलिकात जो है बनाया जाएगा और सारी शक्तियाँ जो है उसके हाथों में जो है रहेंगी। तो इल्तुतमिश का जो पुत्र था बहराम शाह, इसने जो है अपना नायाब मुमलिकात जो है ऐतगीन को जो है नियुक्त किया था और फिर जो है ऐतगीन की जो है हत्या करवा दी थी। अब इसने जो है ऐतगीन को पहले जो अपना नायाब मुमलिकात जो है बनाया था और उसके बाद जो है ऐतगीन की हत्या करा दी थी। अब ऐतगीन की इसने हत्या क्यों कराई थी, क्योंकि जब ऐतगीन के पास शक्तियाँ आ गई थी तो इसने जो है दोस्तों अपने घर के आगे जो है हाथी खड़े करने शुरू कर दिए थे, जो कि राजकुमारों यानी राजा महाराजाओं का हक होता था। यह जो है उस हक को जो है छीनना चाहता था। इस बात से जो है बहराम शाह बहुत दुखी हुआ और कुछ ही महीने बाद जो है फिर इसकी जो है हत्या करवा दी गई। किसके द्वारा दोस्तों, बहराम शाह के द्वारा। याद रखेंगे। और इसी बहराम शाह के समय जो है दोस्तों मंगोलों ने आक्रमण किया था, यानी इल्तुतमिश के समय दोस्तों यानी 1221 में जो है मंगोलों ने आक्रमण किया था चंगेज खां के नेतृत्व में। तो इसी प्रकार 1200 यानी बहराम शाह के समय जो है तैयर के नेतृत्व में जो है मंगोलों ने आक्रमण किया था 1241 में। और बहराम शाह ने जो है इसको जो है असफल जो है कर दिया था। याद रखें दोस्तों, बहराम शाह ने जो है इसको जो है असफल जो है कर दिया था। याद रखेंगे दोस्तों। अब आता है मसूद शाह, यानी बहराम शाह के बाद कौन आता है, मसूद शाह आता है, जो कि 1242 से लेकर 1246 तक जो है गद्दी पर रहता है। दोस्तों यह जो है बहुत ही अयोग्य शासक जो है सिद्ध हुआ है और रुकनुद्दीन फिरोज का जो है पुत्र जो है रुकनुद्दीन फिरोज का जो है पुत्र था। याद रखेंगे, यानी रुकनुद्दीन फिरोज का जो है पुत्र था। अब मसूद शाह के बाद अगर बात की जाए तो कौन आता है, तो आता है फिर नसरुद्दीन महमूद। याद रखें दोस्तों, नसीरुद्दीन महमूद जो है किसके बाद आया था, तो ये आता है दोस्तों मसूद शाह के बाद आता है, जो कि 1246 से लेकर 1266 तक जो है गद्दी पर रहता है। कौन था दोस्तों, यह जो है इल्तुतमिश का पुत्र था और सल्तनत काल का जो है इसको औरंगजेब कहा जाता है। दोस्तों इसको जो है जिस प्रकार दोस्तों मुगल काल में जो है औरंगजेब आएगा आगे चलकर, तो इसी प्रकार जो है नसरुद्दीन महमूद को जो है सल्तनत काल का जो है औरंगजेब कहा जाता है। अब इसको
सल्तनत काल का जो है औरंगजेब क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह जो है अपने राष्ट्रीय राजकोष से जो है एक भी पैसा ना खर्च करके जो है टोपी सीता था, और उनको सीकर जो है उनको मार्केट में बेचता था, और उनसे जो पैसा आता था उनसे जो है अपना जीवन जो है व्यतीत करता था। याद रखें दोस्तों, यानी राजकोष से जो है अपने ऊपर कोई भी पैसा जो है ये खर्च नहीं करता था। तो इसी प्रकार जो है इसको सल्तनत काल का औरंगजेब जो है कहा गया है। इसने अपना नायाब मुमलिकात किसको बनाया था, तो इसने जो है अपना नायाब मुमलिकात जो है बलबन को बनाया था। ये बलबन भी जो है दोस्तों, ये भी जो है इल्तुतमिश का ये भी एक गुलाम था, जो कि इल्तुतमिश ने जो है इसको ख़रीदा था, और ये भी इन 40 सरदारों में से जो है एक था, और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। इसीलिए जो इसको न रुकनो इसको जो है नायाब मुमलिकात जो है बनाया गया था। किसके द्वारा दोस्तों, बलबन को जो है नायाब मुमलिकात जो है बनाया गया था महमूद के द्वारा। याद रखेंगे, और महमूद को जो है बलबन का दामाद जो है बना था। याद रखें दोस्तों, इसी बलबन ने जो है अपनी बेटी की शादी जो है महमूद से जो है करा दी थी, और बाद में जो है महमूद इसका जो है दामाद बन गया था। अब आगे चलकर दोस्तों, यानी महमूद का जो है कोई भी पुत्र नहीं था, तो इसीलिए जो है इसका उत्तराधिकारी कौन बना, तो बलबन आगे चलकर जो है इसका उत्तराधिकारी बनता है। और इसी महमूद के बाद जो है शमसी वंश का खात्मा और पृथ्वी वंश का जो है खात्मा हो जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, यानी इलबरी वंश को जो है दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक पहला भाग जो है कहाँ तक रहता है, महमूद तक रहता है, और दूसरा इलबरी वंश जो है कहाँ से शुरू होता है, तो बलबनी वंश से जो है दूसरा इलबरी वंश जो है शुरू होता है। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।